हेडिंग मेथड्स आते हैं 1 2 3 4 5। चलो ठीक है। आज ना जब हम इस क्लास को खत्म करेंगे तो आज बहुत सारे टीचिंग मेथड की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसके बाद तुम्हें लगेगा कि आने वाली क्लासेस में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब देखो टीचिंग मेथड जो आएंगे, कुछ तो दो तरीके के टीचिंग मेथड आप देखते हैं। कौन कौन से? एक चाइल्ड सेंटर्ड, एक क्या होगा? अभी तक हमने जो पढ़ा वो तरीका क्या है और आज का क्या है उसमें थोड़ा सा है। चलो टीचिंग का मतलब तुम समझ ही गए थे। अब आगे आपके सामने क्या है? मेथड, क्योंकि टीचिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा ये बताओ, जो मेथड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी वर्ड जब टीचिंग मेथड में लिखा होगा, बस दो बात याद रखना कि अगर आपके सामने, मैं दो ही बता रहा हूं, फिर अगली क्लास में कुछ अलग बताऊं बाद में। आपके सामने एक वर्ड होता है, उसको बोला जाता है मैक्सिम्स, और एक वर्ड होता है आपके सामने क्या होगा? मेथड्स। इनके अलावा भी होते हैं, फिर टेक्निक अलग होती है, स्ट्रेटेजी अलग होती है, प्रिंसिपल अलग होता है। सारी चीजें क्या होती है? अलग अलग, उनका एक जैसा नाम नहीं होता। अब अगर मैक्सिम्स और मेथड, तो सबसे ज्यादा बड़े जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैक्सिम। मैक्सिम्स तरीका होता है कि आपको इस तरीके से अपनाना है। तो नॉर्मली कभी भी आपने सुना होगा, जब आप सुनते हैं ना नोन टू अननोन, क्या सुना होगा? नोन टू अननोन। तो जब भी आपने सुना होगा, या कोई भी ऐसा वो जिसमें कहीं पर भी टू लगा होगा, क्या करेगा? टू लगा होगा, बस याद रखना वो क्या कहलाएगा? मैक्सिम। और जो मेथड्स होंगे, वो जो तरीके होंगे, वो हमेशा याद रखना जो होंगे वो फिक्स होंगे कि आपको इस तरीके से काम करना है। बट मैक्सिम्स का कोई भी तरीका फिक्स नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको काम ऐसे से ऐसे करना है। मतलब आपने देख, कॉन्क्रीट टू क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट आप इसीलिए कहते हैं जनरल टू क्या होगा? स्पेसिफिक। तो जहां पर भी टू लिखा होगा, बाद में उसे प्रिंसिपल जो बोलते हैं उसको मैं आगे समझाऊंगा अगली क्लासेस में जब होगा जरूरत। तो फिलहाल मेथड याद रखना कि जो मेथड्स होते हैं वो किसी भी चीज के क्या होंगे? फिक्स, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपने एक नाम ले लिया, जैसे मान लीजिएगा कि जब आप कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, तो कढ़ाई पनीर बनाने का एक मेथड क्या है? फिक्स है। मतलब इसमें यो डालो, क्या है? टीचिंग मेथड्स। कितने लोगों को टीचिंग मेथड्स आते हैं? 1 2 3 4 5। चलो ठीक है। आज ना जब हम इस क्लास को खत्म करेंगे तो आज बहुत सारे टीचिंग मेथड की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसके बाद तुम्हें लगेगा कि आने वाली क्लासेस में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब देखो टीचिंग मेथड जो आएंगे, कुछ तो दो तरीके के टीचिंग मेथड आप देखते हैं। कौन कौन से? एक चाइल्ड सेंटर्ड, एक क्या होगा? अभी तक हमने जो पढ़ा वो तरीका क्या है और आज का क्या है उसमें थोड़ा सा है। चलो टीचिंग का मतलब तुम समझ ही गए थे। अब आगे आपके सामने क्या है? मेथड, क्योंकि टीचिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा ये बताओ, जो मेथड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी वर्ड जब टीचिंग मेथड में लिखा होगा, बस दो बात याद रखना कि अगर आपके सामने, मैं दो ही बता रहा हूं, फिर अगली क्लास में कुछ अलग बताऊं बाद में। आपके सामने एक वर्ड होता है, उसको बोला जाता है मैक्सिम्स, और एक वर्ड होता है आपके सामने क्या होगा? मेथड्स। इनके अलावा भी होते हैं, फिर टेक्निक अलग होती है, स्ट्रेटेजी अलग होती है, प्रिंसिपल अलग होता है। सारी चीजें क्या होती है? अलग अलग, उनका एक जैसा नाम नहीं होता। अब अगर मैक्सिम्स और मेथड, तो सबसे ज्यादा बड़े जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैक्सिम। मैक्सिम्स तरीका होता है कि आपको इस तरीके से अपनाना है। तो नॉर्मली कभी भी आपने सुना होगा, जब आप सुनते हैं ना नोन टू अननोन, क्या सुना होगा? नोन टू अननोन। तो जब भी आपने सुना होगा, या कोई भी ऐसा वो जिसमें कहीं पर भी टू लगा होगा, क्या करेगा? टू लगा होगा, बस याद रखना वो क्या कहलाएगा? मैक्सिम। और जो मेथड्स होंगे, वो जो तरीके होंगे, वो हमेशा याद रखना जो होंगे वो फिक्स होंगे कि आपको इस तरीके से काम करना है। बट मैक्सिम्स का कोई भी तरीका फिक्स नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको काम ऐसे से ऐसे करना है। मतलब आपने देख, कॉन्क्रीट टू क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट आप इसीलिए कहते हैं जनरल टू क्या होगा? स्पेसिफिक। तो जहां पर भी टू लिखा होगा, बाद में उसे प्रिंसिपल जो बोलते हैं उसको मैं आगे समझाऊंगा अगली क्लासेस में जब होगा जरूरत। तो फिलहाल मेथड याद रखना कि जो मेथड्स होते हैं वो किसी भी चीज के क्या
क्या होंगे फिक्स, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपने एक नाम ले लिया, जैसे मान लीजिएगा कि जब आप कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो कढ़ाई पनीर बनाने का एक मेथड क्या है, फिक्स है, मतलब इसमें यो इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिलेंगे जो प्रोसेस। दाल बनाने का अपने क्या होगा, मेथड होगा, लेकिन आप उसे जो तरीका शुरुआत सीख रहे हैं दैट इज क्या कहलाएगा, मैक्सिम, कि कैसे कैसे आपको दाल को बनाना है, वो क्या है, प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो चीज डलनी है वो क्या है, फिक्स है। तो जो मेथड्स होंगे पहले तो याद रखना वो हमेशा क्या हो जाते हैं, नॉर्मली क्या है, फिक्स। अब जब आप इन फिक्स को देखते हैं तो इन फिक्स को भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया था, एक हमारा होता है क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, और एक हमारा क्या होता है, टीचर। अब ऐसा नहीं कि इसमें नॉर्मली अगर आप सीटेट की दुनिया में होते तो आप हमेशा कह देते कि चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, बढ़िया, और टीचर सेंटर क्या होता है, खराब। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि टीचर सेंटर्ड खराब होता है, क्योंकि कई बार आपको टीचर सेंटर्ड मेथड को ही क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड मेथड और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में एक मेजर डिफरेंस है टाइम का। अगर टीचर सेंटर्ड मेथड है तो उसमें हमेशा टाइम कम लगेगा, और जहां चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होगा उसमें टाइम हमेशा क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड में आपको बच्चे के हिसाब से सीखना समझाना होगा, तो उसमें टाइम क्या है, एग्जांपल देना, ये देना। बट टीचर सेंटर्ड में क्या होगा, टीचर सोच के आएगा, बस उसे क्या करना है, एकदम क्या है, डिलीवर करना है, दैट्स इट। तो जब आपकी शिक्षण विधियां चलती हैं तो इसको हमने दो हिस्सों में बांट लेते हैं, और जो दो हिस्से बढ़ जाते हैं उससे पहले देखो क्या लिखा होगा कि टीचर मेथड क्या है, टेक्निक और स्टडी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा होता है क्योंकि किताबी भाषा है, कि मतलब जो टीचर अपनी क्लास में यूज करता है। अब इसमें यहां आप सोचेंगे कि मेथड, टीचर मेथड आर है, इसका मतलब ये टेक्निक स्ट्रेटेजी क्या है, कि आपको ये देखना होता है कि आपको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। लेकिन जो भी एक मेथड पढ़ाओगे वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ाओ तो आपको पता है इंडक्टिव का मतलब क्या है, आप डिडक्टिव पढ़ाओगे तो आपको पता है डिडक्टिव का क्या है, आपको पता है कि लेक्चर मेथड का है। मेरे पास अगर टाइम कम होगा तो मैं तुम्हें क्या दे देता हूं, लेक्चर दे देता हूं। मेरे पास अगर टाइम ज्यादा है तो मैं चीजों को क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। सेम तरीके से ये जो मेथड होंगे देखो किस हिसाब से चूज किए जाते हैं, कि सब्जेक्ट क्या है, लर्नर की नीड क्या है, और उसका क्या है ना। इसका मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा एक ही कोई मेथड लाओगे और वही बच्चे को क्या कर दोगे, समझा। जैसे अगर आपको कारक पढ़ाने होंगे हिंदी में, तो हिंदी में कारक पढ़ाते टाइम आपको हमेशा फॉर्मूला मेथड ही लाना पड़ेगा लेक्चर में, कर्ता ने कर्म को करण से, याद है कि नहीं है। तो इस तरीके जब आप ये पूरा याद करेंगे तो इसका मतलब आपको रूल ही रटवाना। बच्चे को जैसा आप बोर्ड मास याद करवाते हो तो इसका मतलब वो क्या है, फॉर्मूला बेस है, उसी तरह। तो अब जब हम इसको लेके चलते इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ टीचिंग। टाइप ऑफ टीचिंग मेथड में कितने होंगे, दो, जो मैं ऑलरेडी आपको क्या है यहाँ बता चुका हूं कि हमारे पास कितने होते हैं, दो। एक क्या होगा चाइल्ड सेंटर्ड और एक क्या होगा टीचर सेंटर्ड। तो जब आप जाएंगे तो आपने आपके सामने होगा, इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं सारे को। एक तरफ लिख लीजिएगा टीचिंग मेथड क्या होंगे, फिक्स होंगे, और दूसरा टाइप ऑफ टीचिंग मेथड लिख लेना। बस आगे चलेंगे फिर वहां से। ध्यान लिखने में बस आपको दो ही लाइनें लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना, वैसे मैं समझा चुका हूं ये। तो टाइप कितने बताए, सिर्फ दो। एक क्या लिखा है, चाइल्ड, और एक, अच्छा एक बात बताओ, इसमें तुम्हें कहीं लिख रहा है कि जो तुम्हें DSSP के हिसाब से लिखने की जरूरत है या बस समझने की जरूरत है। भाई ये क्या लिखा है, टीचर क्या है, मेन सोर्स, ये तुम ऑलरेडी क्या करते हो, जानते हो। इसमें स्टूडेंट क्या करेगा, पैसिव, और टीचर क्या हो जाएगा, मतलब एक्टिव। सामने वाले में क्या होगा भाई, लर्नर क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और टीचर क्या करेगा, एज ए गाइड और एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा। अब देखो इसको ना यहीं पे छोड़ दो 2 मिनट के लिए। ये लाइनें ना ऐसी है कि आपको जितने दुनिया भर के लोग नोट्स दिखाएंगे आप हर नोट्स को उतारने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा ये तो मेरे पास है नहीं, बट जैसे आप उसे लिखोगे तो आपको फील आएगा कि ये तो मैं ऑलरेडी जान चुका हूं। अब एक बात बताओ, इस पूरे पेज को उतारने के बजाय जब हम नॉर्मली ये जान ही चुके हैं शुरुआत में कि भाई हमारे पास जो मेथड वाले आएंगे, एक टीचिंग मेथड में क्या होगा, एक चाइल्ड सेंटर्ड होगा और एक क्या होगा, टीचर। तो इसका मतलब हमारा फोकस हमेशा क्या होता है, चाइल्ड। लेकिन अब हमने जान लिया कि जहां जहां टीचर होगा, इसका मतलब जिसका नाम है उसी का एक्टिवेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब वही एक्टिव क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें टीचर एक्टिव रहेगा, इसमें क्या रहेगा, चाइल्ड एक्टिव है। लेकिन ये ना कहानी ना गड़बड़ हो जाती है कि भाई कोई भी ना चीजें दोनों से ही चलेंगी, किसी एक से चल ही नहीं सकती।
मान लो इस क्लास में मैं चला जाऊं तो इसका मतलब कितना भी चाइल्ड सेंटर्ड दिया हो तो क्या फायदा होगा, और मैं कितना भी पढ़ के आ जाऊं अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर क्या फायदा होगा। तो दोनों चलेंगे साथ में, बट ये है कि एक का रिस्पॉन्स क्या होगा ज्यादा, एक का थोड़ा सा क्या होगा कम। बस इतना है कि चाइल्ड सेंटर में हम ज्यादातर चीजें किस पर छोड़ देते हैं, बच्चे पर, कि वो सीखे, और टीचर सेंटर में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा सिखाएं, बच्चा बस क्या है उसे सुन ले या उतार ले। इसीलिए मेरे बच्चे जब इन टीचिंग मेथड को आगे बढ़ाया गया तो सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे, टीचर सेंटर्ड। और आज हम इन सारे टीचर सेंटर्ड पे बात करेंगे जिसमें आपके सामने दो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक क्या है, जगमग, अरे हाँ तो इसे उतार ले एक बार, 5 ही उतार लो, फिर इसके बाद छोटा छोटा करके सबको समझा दूंगा। ये आपको आज नहीं मिलेंगे। एक वाला कौन सा है, इसे शॉर्ट में समझना पसंद करोगे, ऐसा जो लाइफ टाइम याद रहे, या कहानी टाइप में डिटेल में। अच्छा एक बात और याद रखना कि सारे के सारे मेथड जरूरी नहीं किसी ने किसी दिए हैं, कुछ ने किसी के कुछ फादर हैं, किसी कुछ फादर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सबका ही कोई जन्मदाता रहा होगा। मेथड्स ऐसे हैं कि जैसे इन्वॉल्व किया बस उसे प्रोसेस में डाल के हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे दाल बनाने की, अगर भाई दाल तड़का कोई कैसे बना, दाल की जरूरत तो होगी बट किसी ने पहले तड़का मारता है, कोई क्या लगता है बाद में, तो उसका कोई ऐसा ओरिजिनेटर या कोई फादर नहीं मिलेगा आपको। डन। अब देखो आ जाओ, टोटल मिला के कितने दिख रहे हैं, 5। अब मैं ना यहाँ टीचर सेंटर्ड में और लिखता उसके जो है, सबसे पहले किसके पास चलते हैं, लेक्चर मेथड के बारे में जब बात करते हैं तो आपके सामने एक इंसान आया था जिसका नाम था सुकरात, सोक्रेटिस जिसे बोला सुकरात, है ना, ऐसे था सही लिख रहा था ना, हाँ सही लिख रहा है ना। अब कोई से ऐसे ले स्कोर नहीं लिखते जैसे SCORE, हाँ अरे ये इसे लिखा जाएगा, ये नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा ना, हाँ रेट्स आएगा ना, रेट्स। चलो अब एक बात बताओ, इसे हिंदी में सुकरात बोलते हैं, अंग्रेजी में सोक्रेटिस बोलते हैं, क्यों? चलो इसकी कहानी बताता हूँ क्या होगा। ऐसा था कि जब हम ना ग्रीक लोगों को देखते हैं तो ग्रीक लोग ना ज्यादा लैटिन भाषा का यूज करते थे, इसलिए लेक्चर को लेक्चर नहीं बोला था, लेक्चरा क्या बोला जाता है, लेक्चर। तो जो लेक्चर मेथड था उसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, लेक्चर। तो जब आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपके शब्दों के साथ ही होता चला है। अब आपके सामने पहला मेथड है लेक्चर मेथड, दूसरा मेथड क्या है, डेमन। चलो किसी को पता है कि फादर ऑफ लेक्चर मेथड कौन है, सोक्रेटिस मतलब सुकरात है, वो एक कहते हैं। लेक्चर मेथड क्या होता होगा, अभी तक जो पढ़ के आया उसके बेस पे बता दो बस। एक बात तो तय है, सब में टीचर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, बच्चा क्या रहेगा, पैसिव रहेगा या कम उसका इन्वॉल्व। लेक्चर मेथड के बारे में बात इससे पहले कहानी में सुन लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो आपको ऑप्शंस में कैसे वो बाद में दिखाऊंगा मैं। लेक्चर मेथड के बारे में बात करते हैं पहले। सोक्रेटिस साहब, लेक्चर एक वर्ड आता है उससे हमने इसको डिनोट किया। इसमें कुछ नहीं होता, जब आप किसी को सुनते होंगे वो आदमी बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता रहता है, तो आप झट से उसे बोलते बहुत देर होगी, लेक्चर ही लेक्चर दिए जा रहा है। तो उन्हें कभी ऐसा नहीं कहा होगा बहुत देर होगी, तो क्या बोलेगा, वो क्या दे रहा है, लेक्चर ही दिया है। तो लेक्चर वाले टाइम में इसका मतलब टीचर क्या करता है, ज्यादा क्या करता है, बोलता है और सारी चीजें। दूसरा जो है डेमोन्स्ट्रेशन होगा। डेमोन्स्ट्रेशन का डेमो का मतलब दिखाना, जैसे आज क्लास में सही एग्जांपल पे आए तो ये जो मोबाइल है, मान लो मैं यार उसका आईफोन का नया मोबाइल जो आया है उसे आपको दिखाना है। तो एक बात बताओ, जो आईफोन आया होगा तुमने कई बार सुना होगा, आईफोन आते टाइम द बेस्ट एवर आईफोन वी गेट, द बेस्ट आईफोन एवर गेट। मतलब हर बार जो भी आईफोन आता है उसमें वो ये लाइन जरूर बोलते हैं कि अभी तक का क्या है, सबसे क्या है बेस्ट। और जाने के बाद आज तक वो आइकन भी नहीं बदल पाए, वो उसकी जो गैलरी का आइकन वही फूल ही है कि नहीं। मान के चलो भाई 2 मोबाइल है, एक तरफ आपका सैमसंग का है, सैमसंग वाले में एटलीस्ट उन्होंने ये तो कर दिया कि पहले मोटा आता था, आज क्या आने लगा, थोड़ा स्लिक हो। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये टाइटेनियम वाला 15 भी ऐसा लगा, 16 भी लगा, 17 वालों को लगा नहीं इसमें कुछ क्या हो रहा। वो नहीं जैसे उसको क्या करते हैं, कैमरा घुमाया नहीं, खींच दिया गया है, ये वाले करते टाइम ये हो गया। इसका मतलब ये सारी चीजें है। तो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, बट वो कंपनी वाला जब अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा होगा उसके बारे में अच्छी बातें बताएगा, बुरी बातें बताएगा। तो सेम तरीके से वही वाली बात है कि डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर अपनी सारी चीजें क्या करेगा, अच्छे अच्छे क्या है बताता रहेगा और बच्चा उस बात को सीख के सिर्फ क्या है सुनता रहेगा। तीसरा क्या दिखा रहा है आपका, मगुत।
मग और जग ये वाला समझ लो कि जैसे ये है, इस गिलास में एक में पानी है, एक में क्या है, बोतल में पानी है। तो जो सबसे ज्यादा जो ज्ञान है वो इस बोतल में भरा हुआ है, इसमें क्या है, ये है। तो तुम्हारा ज्ञान अभी क्या है, खाली है। इस ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो हमने कहाँ से पानी डाला है, मग से। तो इसका मतलब ये क्या था, कम था, इसमें हमने इससे क्या कर दिया, मग से डाल दिया। तो मतलब जो ज्ञान था उसके पास क्या था, मग के पास ज्यादा था, जग के पास क्या था, ज्यादा था, मग के पास क्या था, कम। तो मग इज लाइक ग्लास और जग इज लाइक क्या है, बोतल। अब तो ठीक है। सॉरी, मेरे को पहले बोलना चाहिए था कि मेरे पास जग नहीं है ना। यहाँ ध्यान दो, एग्जाम्पल समझा करो। तो जो मग होगा इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है, छोटे वाला। तो मग और जग, तो बड़ा कौन सा है, जग की मग। जग बड़ा होता है, अरे गांव में नहीं होता स्टील वाला जग, जब हाँ तो वही है वाला जग वाला। तो इसका मतलब ये क्या है, टीचर, और ये क्या है, हमारा क्या है, स्टूडेंट। तो इसे नॉर्मली जगमग मॉडल बोला जाता है। क्या है, जीवन क्या होगा तुम्हारा, जीवन क्या होगा, जगमग होगा, है ना। तो जग और क्या है, मग। तो जग जो था वो बड़ा हिस्सा, और जो मग है वो क्या है, छोट। अरे मग वाला नहीं देखा, हवन करेंगे हवन करेंगे, वही वाला है ना। पुराने जमाने में जब सुबह सुबह लोग घूमने जाते थे तो मग का यूज किया करते थे। अभी भी गांव में अगर जाते तो शायद बहुत जगह बूढ़े बुजुर्ग सुबह सुबह लोटा। बिल्कुल सही, हमारा ना समझ क्या है, बस मैं कहना नहीं चाह रहा था, तूने बोल दिया, वो लोटा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे जो है वो क्या है, लोटे हैं, है ना। तो उनके क्या है, जग। और बड़ी जो बाल्टी है वो हमारा क्या कहलाएगा, जग कहलाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आता है, चोक एंड टो। अच्छा, चोक एंड टोक मेथड में भी सुन लो जरा। अब ना याद रखो, ये चीजें लिखने की कम, दिमाग में डालने की ज्यादा है। अपन ने जान ले कि यहाँ पर भी टीचर आएगा, डायरेक्शन देगा, टाइम कम लगेगा, बच्चे को कम टाइम में ज्यादा मिले, डेमोन्स्ट्रेशन में अपनी चीजों को दिखाएगा, बच्चे को सौंपेगा, बट बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। मग और जग में क्या है कि जो टीचर के पास ज्ञान होगा वो सारा ज्ञान किस पे लुटा देगा, बच्चों को। उसके बाद चोक एंड टोक में क्या होगा कि इस बोर्ड पे लिखते रहते, तुमने बहुत सारे टीचर देखे होंगे जो बोर्ड पे बस लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। और आप क्या करते होता। और आज भी ना अगर प्रयागराज साइड तुम कोचिंग के लिए जाओगे तो यकीन मानो वो टीचर बोलते नहीं है, वो टीचर क्या है, लिखवाते हैं। और वो एक तरीके इतनी मोटी मोटी बना देते हैं वो किताब, जिसमें से पेपर में कुछ नहीं आएगा। और आप जहां जहां जाएंगे ना, आप जो ना, मोटी बुद्धि चाहिए कि पतली बुद्धि चाहिए, हाँ मोटी बुद्धि किसी काम की नहीं होती। और जब कॉपी में लिखोगे तो हम टू द पॉइंट और शॉर्ट में क्यों कहते हैं कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज का मतलब है कि जब एग्जाम में जाएं तो हम उन चीजों को पढ़ पाए जो हमारे क्या है, काम की है। अब इसमें क्या आ गया, चोक एंड टोक में यह कि टीचर क्या करेगा, बात करेगा, और टीचर बोर्ड पे क्या करेगा, लिखेगा। तो इसका मतलब बोर्ड पे लिखना और टीचर का क्या है, बात करना, वंश। अब इनमें से मानो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं, और एक लास्ट वाला क्या है, अच्छा डिडक्टिव मेथड के बारे में ये है कि बस इसमें भी क्या होगा, टीचर जो है वो समझाएगा नहीं, बस वो क्या करे, एज इट इज क्या है, लिखवा देगा। अब एक बार पेपर पेन को छोड़ो, यहां ध्यान दो। डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है सीधा सीधा, जैसे आप इसे पढ़ते हैं आज तक के, टीचर पहले क्या देगा, रूल। क्या देगा टीचर, पहले क्या देगा, रूल। और उसके बाद क्या है, मेरे बच्चे ये ना बहुत पुराने सीटेट के एग्जाम्पल हो गए ना, थोड़ा बदलो इसमें हम ये रूल। तो हम ये कह सकते हैं कि बस टीचर यहाँ पर सबसे पहले क्या दे देगा, थ्योरी, और उस थ्योरी के बाद उससे रिलेटेड क्या दे देगा, एग्जाम्पल। अब बच्चे को समझ में आया, ठीक है, नहीं तो वो क्या करे, एज इट इज उतार के चला जाए। जैसे मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें 100 नंबर की पीडीएफ दिया था, तो मैंने कहा था उसका एक्सप्लेनेशन दूं कि ना दूं। मैंने एक क्वेश्चन उसमें छोड़ा था, तो कुछ लोगों को उसमें सवाल का हैंड रेज आया, बाकी को ऐसे ही डील है, किसी को कोई रिप्लाई नहीं। तो जब बहुमत नहीं आया तो मैं क्यों देता। तो यहाँ तो डिडक्टिव मेथड क्या है, मुझे लगा कि डिडक्टिव क्या है कि मैंने सिर्फ आपको क्या दिया, रूल। और ये इतनी चीजें हैं, ये टॉपिक इसलिए खत्म कर दो पहले कि इनसे बस सवाल डायरेक्ट कैसे आएंगे। देखो सबसे पहले क्या था, क्या बोला मैंने, कौन है लेक्चर देने वाले, सोक्रेटिस हैं और लेक्चरर। अब जरा जो दिमाग में था ना, बस ये मत सोचो कि तुम्हें याद हुआ कि नहीं, तुम ये देखो कि जो बोला वो तुम्हारे दिमाग से मैच कर रहा है यहाँ पर बोर्ड के साथ कि नहीं कर रहा। पहला क्या है, किस वर्ड से है, लेक्चरर। इसमें क्या है, बस एक्सप्लेनेशन, फैक्ट देना, बात क्या है, खत्म। अब एक बात बताओ, इस पूरे पेज को उतारने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? अगर मैं इसको हटा भी दूं तुम्हारे सामने से, तो तुम्हारे दिमाग में पूरी इमेज अभी बनी हुई है कि किसने दिया था, सोक्रेटिस ने। वर्ड क्या था, लेक्चरर था। इंफॉर्मेशन को क्या है, देना, और बस। अब वो बच्चा समझेगा नहीं समझेगा, उससे टीचर को कोई लेना देना नहीं। अब दूसरे वाला क्या था हमारे सामने, देखो मेरिट में क्या होगा, सुटेबल फॉर क्या होगा, लार्ज ग्रुप के लिए। डेवलप क्या करेगा, लिसनिंग। अब देखो आगे ना, ये क्या लिखा है, लिसनिंग, और ये क्या है, नोट। इसका मतलब जो बच्चा होगा, टीचर बोलता जाएगा, बच्चा अपना क्या है, नोट्स बनाता जाएगा। और उसके बाद प्रोवाइड क्या करेगा, नॉलेज क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर। भाई मेरे को समझाने के लिए एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर से रियल लाइफ एग्जाम्पल, लेकिन लेक्चर में कोई भी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अब एक बात तो जिसके मेरिट है उसके क्या होंगे, आगे ना क्या कर रहा है,
उसके बाद नोट सुटेबल फॉर क्या है भाई, उनके लिए तो सही है कि जो बच्चे भाई गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड है, लेकिन नॉर्मली बच्चा उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच पाएगा। और क्या होगा, डिफिकल्ट क्या करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये मेरिट इसकी बताऊं या ना बताऊं, मेरिट बताऊं डिमेरिट बताऊं, तब भी एक बात तो कंफर्म है कि हम कभी भी अपनी क्लास में टीचिंग का जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो फॉलो नहीं करते। तो इसका मतलब लेक्चर मेथड किसने दिया, क्या दे, ये जानना जरूरी है, लेकिन कभी क्लास में फॉलो करने वाला काम नहीं। और अगर इसके बाद दूसरा क्या लिखा था, बट उससे पहले एक सवाल ये पेपर में आया हुआ है तुम्हारे, क्या लिखा है कि व्याख्यान विधि का डैश सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। पहला कह रहा था कि उसमें तथ्यात्मक मतलब फैक्ट जानकारी हाँ है ना, अभी लिखा था उसमें क्या था, फैक्ट के बारे में क्या है बता सकते हैं। दूसरा कहता है बड़ी क्लासेस में काम करेगा कि नहीं करेगा, अभी लिखा था कि जो क्लासरूम का अगर बड़ी क्लास होगी तो उसमें से यूज किया जा सकता है। देखो ध्यान से क्या लिखा था यहाँ पर, मेरिट्स में क्या होगा, सुटेबल फॉर क्या लिखा होगा। इसका मतलब लेक्चर जो मेथड होगा वो छोटे बच्चों के लिए जाएगा कि वो बड़े बच्चों के लिए जाएगा, तो इसका मतलब बड़ी क्लास में और फैक्ट में काम, इसमें लिखा होगा यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोवाइड करेगा यहाँ। अब इसके बाद अगर आप आगे देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पर इसने कहा, सॉरी इसने यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है आपके सामने, क्या है कि जो सैद्धांतिक चीजों की व्याख्या और उसे प्रदर्शित नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन उसका कोई भी प्रदर्शन मतलब समझाने वाला काम नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा था जैसा पेपर आता है, किसी बच्चे ने सिलेक्ट किया होगा हिंदी, तो सवाल किसमें दिख गया फिर हिंदी, तो उसी हिसाब से मेरे पास था। बट एक दो सवाल में याद रखना, 99% अगर तुम DEET+B के पेपर में जाओगे तो बस याद रखना, अगर आपके पास सारे ऑप्शन हैं तो वो आपके क्या मिलेंगे, ठीक मिलेंगे। और इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आज बहुत सारे। तो एक बात ना, कई बार आपको टाइम जब बचाना होगा तो DEET+B का जो सब्जेक्ट वाला एरिया, मैंने पहले दिन बोला था और आज भी, इसके 100 सवाल करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम और मैक्सिमम कितने मिनट होनी चाहिए, 30। अगर हम इसे इस स्पीड के साथ नहीं ला पाए तो हमारा मतलब जो सिलेक्शन होना ना के बराबर है, क्योंकि लाने पड़ेगा। कुछ बच्चों के स्कोर भी दिखाऊंगा। तो लेक्चर मेथड आने के बाद अब कुछ मत करो, दिमाग में डालो क्या नंबर था, डाउन। ये तुम यहाँ तुम खड़े हो, तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ाना है। सीधा क्या मैंने मोबाइल को क्या है दिखाना, मोबाइल के फीचर्स क्या है, ये भाई इसमें फेस स्कैन हो जाता है या फिर इस तरीके सारी सिक्योरिटी हो जाए, सारी चीजें। तो टीचर क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चे को चीजें क्या है दिखाएगा, समझाएगा। अब मान लो कि तुमने ना तो ये पढ़ा ना तुमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि 6 प्रोसेस भी दिखाऊं, PI DI वो जो होता है मैं आगे दिखाऊं एक बार, है ना। PI क्या है, PD और क्या है टीचिंग, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाना एक बार। अब उससे रिलेटेड एक सवाल आएगा, जैसे ये है, पढ़ो जरा क्या है। अब लिखते हैं ना उसने कि क्या लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ जो टीचिंग का है वो क्या है। हम बार बार क्या सीधा सीधा पता चल गया ये क्या है टीचर। और ये ऐसे सवाल नहीं जो मैं बना के लाया हूं, ये वो सवाल हैं जो पेपर में क्या है आए हैं। इसलिए हर बार तुमने देखा होगा मेरे क्वेश्चन का टाइपिंग का तरीका क्या था, अलग था, लेकिन इस बार क्यों सेम है, क्योंकि एटलीस्ट तुम ये रखो ध्यान में कि एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आएंगे जिन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। पता चल गया टीचर सेंटर्ड है, दैट्स इट। अब इसमें अगर देखोगे यहां से आगे की तरफ एक सवाल और है, देखो क्या लिखा है, इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी। अब तुम सोचो कि यहाँ आंसर मत दिमाग में रखना, वो तो 9 है। अब हमें पता है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, टीचिंग का है, टीचर इसे देता है, और इसका मतलब इस दौरान बच्चे को क्या मिलेगा, क्या बच्चे को ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हाँ, नोट मेकिंग कर पाएगा, हाँ। अब एक बात बताओ, नोट मेकिंग तो ये यहाँ भी कर रहा था, और नोट मेकिंग किसमें कर रहा था, लेक्चर। तो एक बात तो कंफर्म है, जितने भी टीचर सेंटर्ड मेथड होंगे सब में क्या होगी, नोट मेकिंग क्या है होगी यहाँ से। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है भाई, डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा जो फोन होगा किसी दिखा तो पूछ लेंगे कैसे काम करेगा, और लास्ट में क्या करता है जो भी है उसे ड्राइंग करेगा। ड्राइंग को आप नोट मेकिंग, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपके सामने नोट मेकिंग और एक होता है नोट टेकिंग। क्या होगा, नोट मेकिंग और नोट। तो जो नोट मेकिंग और नोट टेकिंग होता है उन दोनों में एक डिफरेंस होता है ये कि टेकिंग का मतलब होता है कि आपने उसे क्या ले लिया एज इट इज, और नोट मेकिंग में हुआ कि थोड़ा सा आपने उसका क्या कर लिया, समरी कर लिया या फिर क्या कर लिया, चेंज। तो ये एग्जांपल भी मैंने लिख दिए कि नोट मेकिंग किसका एग्जांपल है, समरी, और जब समरी बना रहे तो आप उसे क्या कर रहे हो, शॉर्ट में करो। अब देखो यहां से आते आते अगर हम दें तो यहां हमने एक चीज है कि अब अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया तुम्हें ये डेमोन्स्ट्रेशन, तो एक काम करो जरा इसमें देखना क्या लिखा होगा, पढ़ना क्या लिखा है। टीचर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटीज प्रोसीजर को शो करेगा। स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या लिखा है ऊपर की तरफ, टीचर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे लर्निंग बाय क्या है, किसी चीज को देखा और देख के क्या कर लिया, सीख लिया। अब एक था लर्निंग बाय डूइंग, वो किसका आता है,
जॉन डीवी का, किसका? जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होगा कि बच्चा अपने आप से इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या चला गया? चाइल्ड सेंटर। अब तुम्हारे सामने एक सवाल आ गया ये वाला कि लर्निंग बाय जो सीइंग है, वो जो कॉन्सेप्ट हो किसके अंदर जाएगा? तो हमें किसका जाए? डेमोन्स्ट्रेशन के। तो इसका मतलब अपने को ये सारी चीजें, अब कोई चीज जब देखोगे तो देखने से उसका क्या पता चलेगा? विजुअल। और देखने से क्या उसका पे, भाई मेरा मोबाइल अगर ये है तो कोई से अगर डेमोन्स्ट्रेशन इसका, जैसे शॉप पे हम जाते हैं तो इसका एक डमी मुझे दिखा देगा, तो जो डमी दिखाएगा वो क्या दिखाता है कि ये काम ऐसे करेगा। तो जब भी आप किसी चीज को डेमो देखते हैं तो जैसे वो बच्चा है उसे ये तो पता है कि आज की क्लास कैसे देख रहा हूं, लेकिन आने वाले जो 2-2.5 महीने वो आज की क्लास में तो नहीं पता करता, बट एक अंदाजा लग जाता है कि जिस दिन हमने पहली बार उसे देखा था कि ये हमारे काम का है या ये हमारे काम का नहीं। तो डेमोन्स्ट्रेशन उसी तरीके से काम करेगा। अब डेमोन्स्ट्रेशन के काम करने के बाद आपके सामने आ जाते हैं इसके 6 स्टेप। कुछ नहीं, अब तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के 6 स्टेप क्या है। कुछ मत करो, एक काम करो कि मान लो तुम्हें किसी के लिए कुछ बनाना है, कुछ ड्राइंग बनानी है, तो तुम या कोई भी चैप्टर बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, सबसे पहले क्या सोचोगे? सबसे पहले क्या सोचोगे? प्लानिंग। अच्छा, उसका जो प्लानिंग कर ली उसके बाद उसे क्या सोचोगे? इम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसे सामने वाले के सामने क्या एग्जीक्यूट या उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। उसके बाद क्या होगा? वो एग्जीक्यूशन होगा, तो उसे क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उस डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या करोगे? टीचिंग एड्स लाओगे। उसके बाद उसका क्या होगा? इवेलुएट। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब कोई सीधा ना, जैसे इन दोनों ने तो बात पकड़ ली ये वाली बात के साथ, अब कोई सीधा बोलेगा वो है ना, मतलब गाजर ली, कद्दूकस से कसना शुरू किया और ये वाले करते टाइम, तो सबसे पहले तो सोचोगे कि गाजर का हलवा बनाना है। क्यों बनाना है? उसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है? प्लानिंग है। तो देखो, कोई भी इसे PIDI, मैंने क्या बोला था? PIPD, क्या बोला जाएगा? PIPD। P का मतलब क्या है? प्लानिंग। फिर क्या है? इंट्रोडक्शन। फिर क्या है? प्रेजेंटेशन। फिर क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। फिर क्या है? टीचिंग एड। और फिर क्या है? इवेंट। अब इसे ना, ये देखो तुम्हारी बुद्धि के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ है। तुमने जो मैंने पिक्चर दिखाई उसके ना इनिशियल लेटर्स को याद कर लिया। पहले वाला क्या था? PI। दूसरा क्या है? PD। तीसरा क्या है? TE। तो इसका मतलब पहले वाले में चीजें क्या की थी, दूसरे वाले में उसको क्या गया? इंट्रोड्यूस। तो अब मैं प्लानिंग करके आया कि आपको मुझे आज पढ़ाना है, तो ये मेरी प्लानिंग थी। फिर मैंने आपको आज के टॉपिक के बारे में क्या करा? इंट्रोड्यूस किया। उस इंट्रोड्यूस के बाद मैं उसे क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके जो एग्जाम्पल आपके सामने क्या है? डेमोन्स्ट्रेट। उसके जो क्वेश्चंस ला रहा हूँ ये मेरे क्या है? टीचिंग मैथ्स। और उसके बाद में आपके सामने क्या है? तो इसका मतलब आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि 6 स्टेप और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होते हैं, वो ये होंगे। लास्ट क्लास में हमने नहीं बताए थे, सॉरी टू से, बट जैसे सवाल वैसे मैंने लिख लो सारे के सारे। तो कोई तुमसे पूछेगा कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के कितने स्टेप हैं, तो याद रखना कितने होंगे? 6। तो सबसे पहले क्या है? प्लानिंग है। फिर क्या है? इंट्रोड्यूस। फिर क्या है? प्रेजेंट। फिर क्या है? एग्जाम्पल लाइव सुनो। मान लो किसी के रिश्ते, जैसे उस लड़की की शादी जब तय हुई तो उसके घर वालों ने कहा कि लड़की की शादी करनी है, तो क्या चल रही थी? लड़के को दिखाया गया, वो क्या है? इंट्रोड्यूस। उसके बाद सामने फोटो में मैच करवा दिया, क्या है? प्रेजेंट। फिर चाय पे बुलाया गया, थाली लेके पहुंची। उसके बाद कहा कि देख भैया, शादी वादी में हम क्या है, तुम्हारे ये जो कार वार दे दे, वो क्या है? टीचिंग है। और लास्ट में जो आजकल जीवन चल रहा वो क्या है? इवैल्यूएशन। चले आगे। नेक्स्ट नंबर किसका है भैया? ये मेरिट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हटा दे रहा हूं इन्हें। पढ़ ले, ये ना PPT में शेयर कर दो। हाँ, कौन सा वाला आएगा? तो चोक एंड टोक का मतलब क्या होगा? लिखो और बात करो। लिखो और बात। बच्चा रहेगा चुप, मास्टर बोलेगा ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है। बच्चे क्या करेंगे? सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और नोट्स क्या है? बनाएंगे। फोकस किस पे रहेगा? और दूसरा क्या है? विजुअल। विजुअल मतलब बोर्ड हुआ चोक, और उसके बाद बोलना क्या हुआ? वर्बल। और उसके बाद स्टूडेंट का क्या होगा? पार्टिसिपेशन कम, टीचर का क्या होगा? ज्यादा। हर एक टीचर सेंटर्ड मेथड की 4 बातें दिमाग में रखना। एक तो नोट मेकिंग, देखो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। एक क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन मिलेगा। और एक क्या है? इसलिए मैंने जब इस चीज को बनाया तो मेरे दिमाग में था कि तुम पढ़ो एक, लेकिन याद क्या हो जाए सारे, कि जितने भी टीचर सेंटर्ड मेथड हैं उसमें नोट मेकिंग मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा, और बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। बस ये वाली बात। उसके बाद इसके ये है सवाल, आप देखो क्या लिखा होगा, क्या लिखा है, देखो ध्यान से।
विच इज नॉट द बेस्ट वे टू टीच इन्वायरमेंट स्टूडेंट एट प्राइमरी। अब किसी बच्चे को इन्वायरमेंट के बारे में बताना है तो कौन सा बढ़िया? नहीं। अब इन्वायरमेंट के लिए एक्टिविटी बढ़िया है, मिलजुल कर काम करना है, कोऑपरेटिव करना है, लेकिन चौक और टोक में क्या है? बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो पर्यावरण से कुछ सीखेगा भी नहीं। ऐसा हुआ, समझो सिंपल सा, बिग बॉस का कोई टास्क एज ए टीम किया जा रहा है, ऐसे क्या है? टीम किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? कोलैबोरेटिव है। ऐसा हुआ दूसरी टीम के एक आदमी ने कहा कि तू मुझे अगली बार एलिमिनेशन से बचा लिया, आज मैं तेरा साथ देता हूँ, वो क्या कहलाएगा? कोऑपरेट कहलाएगा। एग्जाम में जाते टाइम जैसे मैं, अगर हम दोनों इस क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ मिलकर कर रहे हैं, दैट इज कोलैबोरेटिव। तुम एग्जाम में फंस गए, मैं तुम्हारे बाजू में था और मैंने जाके तुम्हारा चुपके से क्या कर दी? मदद कर दी, वो क्या था? कोऑपरेटिव। मान लो दो बहनें, रोज एक हफ्ते में डिसाइड हुआ कि भैया 3 दिन बर्तन तू साफ करेगी, 3 दिन बर्तन तू साफ करे, दैट इज क्या कहलाएगा? कोलैबोरेटिव। क्या होगा? कि 3 दिन तू 3 दिन। कोऑपरेटिव वाला क्या होगा कि एक दिन एक बहन को कहीं जाना था और उसने दूसरी बहन से कहा कि आज मेरे हिस्से के बर्तन क्या है? तू साफ कर ले, तो उसने उसको क्या है? कोऑपरेट। इसका मतलब क्लास में क्या होगा कि जैसे अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच वो होगी कि जैसे आप एक कोलाज बना रहे हैं तो पूरी टीम के साथ मिलकर है, लेकिन उस कोलाज के दौरान एक बच्चा जो बीमार हो गया, वो नहीं आया, तो उसकी जगह दूसरे ने उसकी जो मदद कर दी, वो क्या कहलाएगा? तो इसका मतलब साथ मिलकर चलना क्या था? कोलैबोरेटिव था। लेकिन अगर कोई अवेलेबल नहीं है, उसकी मदद करना जो है वो क्या कहलाएगा? आपका क्या है? तो दोनों शब्द आसान होते हैं, आप क्या करते हो? इसकी इतनी मुश्किल बना लेते हो कि फिर फंस जाते हो। तो कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, ये भी अच्छी, और ये क्या होगा? ये किसी पजल में फंस गए और मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोलैबोरेटिव। लेकिन किसी ने बाहर से आके थोड़ी देर के लिए कोई मदद कर दी, स्कैफोल्डिंग टाइप, वो क्या है? कोऑपरेटिव। अब इतना जानने के बाद आपके सामने चौक एंड डॉग के बाद क्या आ जाता है? ये मैं समझा चुका कि नहीं समझा चुका? बड़ा हिस्सा कौन है? जग। छोटा हिस्सा कौन है? मग। जग कौन है? टीचर। मग कौन है? आपका वो। अब ये आप और तुम नहीं हो, बस यार, जग टीचर है और मग क्या है? स्टूडेंट है। हाँ, यहाँ तो इसमें देखो, टीचर क्या है? जग है। बच्चा क्या है? मग है। नॉलेज क्या है? टीचर से किसको जा रही है? स्टूडेंट को। बच्चे इसमें क्या है? पैसिव। एक बात बताओ, इसमें भी पैसिव थे, पहले वाले में पैसिव थे, सब में पैसिव ही तो थे, फालतू में क्यों दिमाग लगाना? ज्यादा आ गया। सवाल क्या आया था? ये लो, क्या लिखा है कि व्हाट इज क्या है? मग एंड जग मॉडर्न। ये कहता है मॉडर्न वे है क्लासरूम का, कहता है पुराना वे है, कहता है लेटेस्ट है, या फिर क्या है? ट्रेडिशनल। भाई ऐसा है कि शुरू से लेके आज तक जितने भी टीचर्स मॉडल मिलेंगे, वो कभी भी आपके टीचर सेंटर जितने मॉडल हैं, वो सारे क्या है? ट्रेडिशनल हैं। लेक्चर मेथड कौन सा हुआ? पुराना। डेमोन्स्ट्रेशन कौन सा हुआ? पुराना। चौक एंड टॉक कौन सा हुआ? पुराना। इसके जगमग भी क्या हुआ? पुराना। तो इसका मतलब अगर मैं टीचर सेंटर्ड मेथड को एक तरीके से फिल्टर करूं, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, जितने भी क्लासिकल या ट्रेडिशनल वे हैं, वो सारे क्या हैं? टीचर सेंटर्ड हैं। जितने भी पैसिव लर्निंग के बता रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? टीचर है। जिसमें भी हम ज्यादातर ऑब्जर्वेशन, नोट मेकिंग या लिसनिंग करते हैं, वो सारे क्या है? टीचर सेंटर्ड। डन भैया। अब इसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो हाँ जी, अब देखो दो बातें, इसे एंशिएंट और ट्रेडिशनल होगा। ट्रेडिशनल होता है इस तरीके से जो एक तरीका चलता ही आया है शुरू से लेके। एंशिएंट क्या? बहुत पुराने वाला तरीका हुआ। जैसे अब मैं इसे दो तरीके से समझाऊं कि एक एंशिएंट हिस्ट्री होती है कि उस टाइम क्या हुआ करता था और वो खत्म हो गई, अब वो काम नहीं करती। लेकिन ट्रेडिशनल क्या है कि पहले भी चलता था और आज भी चलता आ रहा है। जैसे राजस्थान का अगर आप कल्चर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री में आती थी, बट आज भी कुछ लोग उसी कल्चर को फॉलो कर। कितने लोग जाटों में ऐसे होंगे जो गांव में, अगर आज भी देखा होगा, हाँ जाट है ठीक है, तो जितने लोग आज भी देखा होगा कि ज्यादातर मम्मी ना, अगर कोई भी बाबा या बूढ़े वो होंगे, उनके सामने घूंघट निकाल के जाती है, ये वाला। और अगर ये, हाँ, और अगर देखेंगे तो जितने भी बुजुर्ग होंगे ना, जब वो महिलाओं के से जाते हो है ना, ये वाला, ये तो है ना, तो ये तो चलता है ना, चाहे उन्हें बेचारों को खांसी ना आ रही हो, लेकिन वो क्या कर देते हैं? तो ये होता देखो, हाँ, मतलब हमारे यहाँ जो, हमारे गांव में जो बाबा जी हैं, वो जब भी जाते हैं ना इसमें, तो जैसे वो घर में अचानक से आएंगे तो गेट से ना खांसते हुए आएंगे कि हाँ भाई कोई ऐसा है तो महिला है तो वो अपना वो कर ले। तो ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल और एंशिएंट में समझ में आ गया। आगे बढ़े। ओ दीदी यहाँ देख ले, अगले लास्ट वाला क्या है? ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें बुढ़ापा आगे से पढ़ते पढ़ते कि पहले क्या देना है? थ्योरी, फिर क्या देना है? एग्जाम। इसका सबसे घटिया वाला पता नहीं क्यों ही लेके आए थे इसको, ये छोड़ दो। एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? रूल। देखो एक चीज और समझ लो, यहां समझा, एक वर्ड आपके सामने इंडक्टिव आएगा और एक क्या आएगा? डिडक्टिव आएगा। एक बार यहां ध्यान दो भाई,
इंडक्टिव डिडक्टिव पहले, तो इंडक्टिव अलग है, डिडक्टिव अलग है, और तीसरा एक होता है जिसे बोला जाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। इसे मैं शॉर्ट में लिख दिया, तीसरा भी है ये। इंडक्टिव और डिडक्टिव जो होगा इसमें क्या करते हैं, यहाँ इंडक्टिव में आप क्या करते हैं, पहले बच्चे को क्या देते हो, एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या आएगा, रूल। और इधर वाले में क्या होता है, पहले क्या होगा, रूल, और फिर क्या है, एग्जाम्पल। और इसको अगर देखें तो इसका मतलब कहना चाह रहा है पहले क्या है, एग्जाम्पल, फिर क्या है, रूल, और फिर क्या है, एग्जाम। तो इसका मतलब जैसे मैंने पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने क्या दिया, रूल दिया, फिर मैंने क्या दे दिया, एग्जाम, तो जो मेमोरी होगी वो क्या हो जाएगी, परमानेंट। तो इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है इंडक्टिव डिडक्टिव जब दोनों साथ लिखे हो। इंडक्टिव में क्या था कि बस मैंने क्या दिया, एग्जाम्पल, और फिर क्या दे दिया, रूल दे दिया। भाई मैं नाम ले रहा था, 4-5 लोगों के नाम लिए, और उसमें से कहा कि जो भी तुम नाम ले रहे हो सारे क्या है, नाउन है। तो पहले नाम लेना क्या था, एग्जाम्पल था, उसे रूल में कन्वर्ट कर देना क्या है, तो इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल, रूल। जैसे अब इसी चीज को जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो स्पेशल होंगे कि एवं ही होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे इस पे, और जो रूल होगा वो सबके लिए क्या होगा, जनरल। तो इसका मतलब इसीलिए मेरे बच्चे रूल क्या हो जाएगा, जनरल, और ये क्या हो जाएगा इसमें। तो जब आप कहते हैं ना जनरल टू स्पेसिफिक, और क्या बोलते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, तो याद रखना ये क्या हो जाता है, इंडक्टिव, और ये क्या हो जाता है, तो इन्हीं नाम को इन्होंने बदल दिया। बस याद रखना एग्जाम्पल हमेशा क्या होता है, जिस चीज को समझाना उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देना, तो उसका स्पेशल एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ और इसमें अगर जाओगे, अब देखो बाहर की तरफ अगर रोड पे कोई जाए, हम लोग जा रहे हैं, तो रेड लाइट का पूरा फॉलो करना पड़ेगा, और अचानक से यहां से मोदी जी गुजर रहे हो, रेड लाइट झन झन झन, उससे पहले सब रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं खाली। तो भैया क्योंकि मोदी जी आदमी कौन से हैं, स्पेशल हैं, हम लोग कौन से हैं, जनरल हैं, हम कौन से लोग हैं, जनरल हैं, वो कौन से हैं, स्पेशल हैं। तो जितने भी याद रखना जो एग्जाम्पल सेट हुए ना तक महात्मा गांधी और इनके, तो ये हमेशा स्पेशल उसमें आते हैं। इतना जानने के बाद कहानी में आ जाता है ये ट्विस्ट, और यहाँ पर आएंगे कुछ आज नहीं हुआ, ये क्या कहलाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। लिखो एक बार चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्लेवे मेथड के बारे में तुम जितना जानते हो, मैं 100% श्योर हूं कि जितना मैं आज बताने वाला हूं उतना नहीं जानते तुम, और इतना मैं आज बताने वाला हूं मैं 100% श्योर हूं मैंने इसे पिछली क्लास में नहीं बताया था। अब इसका रीजन है क्योंकि अचानक से जब मुझे एक नया सवाल मिला है, तो उस सवाल को मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग उसके बाद अवेयर। नॉर्मली अगर कोई तुमसे पूछेगा प्लेवे मेथड किसने दिया, क्या जवाब दोगे, फ्रोबेल। जिसने फ्रोबेल दिया वो सारे के सारे गलत हैं, पहली बात। एक नंबर कटवाया, साथ में 0.25 भी चले गए। तो ये देने वाले थे कौन है, प्लेवे, कैडवेल कुक, हाँ किंडन, नहीं जो था वो तो छोड़ दे, किंडन। अब एक काम करो, देखो जरा एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान से, इस सवाल को मैं आगे दिखाऊंगा, सारे ये बड़े आसानी समझा दूं यहाँ। अब मान के चलो कि प्लेवे मेथड है, प्लेवे मेथड में क्या होगा, जैसे अपन के दिमाग में एक बात तय आ गई कि जितने भी टीचर सेंटर्ड थे वो ऑब्जर्वेशन पर, लिसनिंग पर, नोट मेकिंग पर, और या फिर क्या बड़ी क्लासेस में यूज होने वाले फैक्चुअल बेस क्या थे होते हैं। बट प्लेवे में क्या होगा, हम फैक्ट नहीं जाएंगे, हम क्या जाएंगे, बच्चों को क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे। सब में क्या होगा, एप्लीकेशन होगी। प्लेवे में क्या बच्चा सेंसेस पे काम करेगा। तो जितने भी तुम्हारे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आते हैं ना, एक तरफ साइड में रख लो। इसका मतलब जितने भी चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें वो मिलेगी बातें। पहला कि बच्चे के चाइल्ड, बच्चा क्या है, भगवान है, और इस भगवान के लिए आपको क्या करना है, सारी चीजें अच्छी अच्छी देनी है। उसे भगाओगे कि उसे समझाओगे, तो इसका मतलब में क्या लेना है, टाइम लेना है। तो इसका मतलब ये जो प्लेवे मेथड होंगे, कोई भी मेथड होंगे, टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन दूसरी तरफ वाले टाइम टेकिंग नहीं होंगे, फटाफट क्या हो जाएंगे, खत्म। जितने भी प्लेवे होंगे उससे बच्चा खुश रहेगा, एक्टिव रहेगा, वो कभी भी थियोरिटिकल नहीं जाएगा, हमेशा क्या जाएगा, प्रैक्टिकल जाएगा, खेल कूद में। अब एक काम करो, प्लेवे के बारे में जो देते हैं वो कौन है, कैडवेल कुक है। कैडवेल कुक इसके बारे में बताते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं, उसके बाद इन्होंने कर दिया। नॉर्मल एक बात हो रहा है कि फ्रोबेल और कैडवेल कुक के साथ क्या है कि एक तरफ प्लेवे मेथड है और एक तरफ किंडरगार्टन मेथड है। तो जब फ्रोबेल कहता है वो किंडरगार्टन पे जाता है, बट वो आगे जाके फेमस इसे ही करता है। बट यहां से भी ज्यादा करना हो तो आज तक तुमने कभी कैडवेल कुक के प्रोजेक्ट मेथड के साथ, अब यहां पर क्या होगा कि अब तुमने यहां तक आज तक सिर्फ इतना पढ़ा होगा, लेकिन तुम्हारे पेपर में अगर ये आ जाए कि प्लेवे मेथड किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो बताओ क्या जवाब दोगे। और सवाल क्या था, एक काम करते हैं, आंसर तो दिख ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता मेरे बच्चे, अगर मैं दिखाता ही ना और ये सवाल ही तुम्हारे पेपर में आता, ये देखो इस सवाल को पढ़ लो एक बार, आंसर पता हो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आंसर उसने लिख रखा है, लेकिन ईमानदारी से बताना क्या तुम्हें पता था कि प्लेवे कैसे कोई प्रिंसिपल भी होते हैं।
आज तक हम कहाँ तक घूम रहे थे? बस हम घूम रहे थे कि प्लेवे मेथड किसने दिया है, कैडवेल कुक ने दिया है, उसमें बच्चा क्या है, सेंसेस पे काम। लेकिन इसने तो बिल्कुल नया सवाल दे दिया कि जो स्टाइल है प्लेवे मेथड का वो किस पे काम करेगा। अब क्योंकि मैंने तुम्हें एक अंदाजा बता दिया कि जहां पर चारों ऑप्शन दिखेंगे नहीं कुछ मिला, तो अगर नेगेटिव मार्किंग है और तुम्हें लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन पे तुक्के मार सकते हो तो उन पे मारना जिन पे ऑप्शन ए बी सी वाला, बोथ ए एंड बी, 1 2 3 वाला। तो ऑप्शन कभी उन सवालों पे तुक्के मत मारना जिन सवालों पे सिंगल कुछ ऑप्शंस होंगे। मतलब अगर वो इसमें तरह 1 2 3 फॉर्मेट में है तो कुछ जहां पर 1 2 3 4 होगा। और यकीन मानो मैंने पूरे के पूरे 25 पेपरों का एनालिसिस किया, तब तुम्हें बोल रहा हूं 25 पेपर का एनालिसिस करने में लगभग 99% जो है जहां पर 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, वो सारे क्या है, सही है। बाकी तुम्हारा कॉमन सेंस भी होता है कि भाई उसे उस टाइम लगाना है कि नहीं, मतलब मैंने नहीं। अब एक बात बताओ कि यहां पर अगर आपके सामने आ गया तो अभी तक तो पता नहीं था ना। अब मेरा क्या काम हुआ कि मेरा प्लेवे मेथड का काम नहीं था, मुझे तुम्हें ये बताना था कि चारों पांचों जो प्रिंसिपल है क्या होते हैं, और ये 4 नहीं होते तो ज्यादा होते हैं। इसका मतलब 4 तो चलो तुम्हें क्वेश्चन से दिख जाएंगे, लेकिन बाकी जो थे वो क्या थे वो जानना होगा। और इसे जानने के लिए क्या हो, कुछ नहीं करना, जब अब इसे समझाते देखो 3 2 5 और 3 4 इधर होंगे, 3 सॉरी कितने टोटल मिला के कितने हैं, 8 हैं। कि प्लेवे मेथड जो कितने प्रिंसिपल काम करता है, 8 प्रिंसिपल पर काम। अब इन 8 को तुम याद नहीं कर पाओगे तो उसे याद करना, कुछ मत करो, जैसे एक बेसिक तो पता चल गया यहाँ पर। अब इसमें देखोगे यहाँ पर जब इसके सामने पहली लाइन पढ़ो जरा क्या लिखा है, मन मन में पढ़ लो जरूर। पहले लिखा है अनफोल्डिंग करना है क्या है, इनेट पोटेंशियल को। दूसरी पढ़ो क्या लिखा है, नेचुरल को। तीसरा क्या लिखा है, कंप्लीट फ्रीडम। चौथा ध्यान से देखो क्या लिखा है, एक्टिविटी। पांचवा क्या लिखा है, डिजायर। चौथा क्या है, प्लेजर। और पांचवा क्या है, क्रिएटिविटी। और छठा क्या है, अब तुम समझो कि तुम्हें पता ही नहीं था कि प्लेवे मेथड क्या। एक काम करो, अब आ जाओ कि मान लो तुम हो टीचर और तुम्हें कुछ बच्चों को गेम खिलाना है। तो जब आप उसे गेम खिलाने की शुरू करोगे तो एक बात बताओ, उसकी सिक्योरिटी दिमाग में रखोगे कि नहीं रखोगे? तो इसका मतलब प्ले कराना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे को चोट ना लगे। गेम ऐसा कराना है कि जिसमें बच्चे को क्या मिले, खुशी मिले। तो देखो क्या मिलेगा वहां पर, प्लेजर मिलेगा। गेम ऐसा कराना पड़ेगा कि बच्चा रोज बोर ना हो, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो नया। तो इसका मतलब वो एक्टिविटी जो है वो भी हो और साथ साथ उसमें क्या हो, क्रिएटिविटी। और साथ साथ में बच्चे क्या क्या हो, इंटरेस्ट भी हो। तो अगर तुम्हें ये, और जो गेम होगा वो आर्टिफिशियल होना चाहिए कि नेचुरल होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, उसके बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ा। तो अगर तुम्हें नहीं भी याद आ रहा तो याद रखना कि अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें बिल्कुल अलग ही कुछ लिखा हो तो आप उसे रिलेट करना उसके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, कि कोई भी बच्चा जब खेलेगा तो वो कुछ चीजों को क्या कर, अनफोल्ड करेगा। मतलब कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कि उसे कोई पजल बॉक्स है तो उसको क्या कर रहा है, ऑन। उसके बाद देखो उसमें वो क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल नहीं, क्या कर रहा है, नेचुरल। उसमें देखो उसे क्या है, कोई कंप्लीट क्या है, फ्रीडम मिल रही हो। उस कंप्लीट फ्रीडम के साथ उसमें क्या है, एक्टिविटी हो। उसमें उसे क्या हो, डिजायर जो उसकी है पूरी हो रही हो। उसे क्या मिल रही हो, खुशी मिल, वो कुछ क्या सीख रहा हो नया। और उसमें क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स। अब जब ये हो ही गया और सवाल हमारे सामने आएगा तो इसमें एडवांटेज, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, बच्चा क्या रहेगा, मजे करेगा। उसमें क्या होगा, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी वही वाले। उसमें क्या होगी, सोच, क्योंकि प्ले में जाएगा तो लोगों के साथ क्या रहेगा, एक दूसरे पार्टिसिपेट। उसके बाद उसमें क्या होगा, सेल्फ। और उसके बाद क्या होगा, फियर। कुछ मत करो, मान लो किसी में भाई कई बार आपने स्काई ड्राइविंग जो होती है उसे करते टाइम ना बहुत लोगों को क्या लगता है, डर लगता है, उस पर जाना ही नहीं चाहते। लेकिन जब वो पहली बार उसे करते हैं और करने के बाद उन्हें मजा आता है तो अगली बार वो डरते नहीं। उससे क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, बढ़ जाए। तो सेम तरीके से तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कि नई थ्योरी लगानी है। इन लोगों ने जो भी थ्योरी दी है, इन लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व किया और उन ऑब्जर्वेशन के बाद उन वर्ड को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब अगर हम इसमें चलते हैं तो हमारे सामने सवाल था कि बच्चे के फुलफिलमेंट हो रही डिजायर वाली बात, हाँ जी। बच्चे को अनफोल्डिंग वाली बात क्या मिल रहे हैं, हाँ जी। नेचुरल इंस्टिंक्ट वाली बात क्या है, हाँ जी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, तो अपन ने अपने जो देखा था यहाँ, तो इसने तो हमें सिर्फ कितने बताए हैं, 4, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 8। एक बात बताओ, अगर अगली बार एग्जाम में 4 ना आके अगले वाले 4 आए तो हमें तो पता है। और अगर मुझे याद भी नहीं हुआ, एटलीस्ट मैं तो जानता हूँ कि सारी चीजें क्या है, नेचुरल है, खुशी वाली है। और बच्चा क्या हमेशा उसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखेगा, सेफ्टी भी रखेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ। अब तुम सोचोगे आधे से ज्यादा किसे याद, कुछ मत करो,
अब जो मैंने तुम्हें 8 ये दिखाए हैं ना, एक बार अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, हेडिंग डालो, प्लेवे मेथड हेडिंग डाल रखी ना, उसी के सामने उसके फादर कौन लिखोगे? कैडवेल कुक। क्या लिखोगे? कैडवेल कुक। तो चीजें ना नोट्स अपने आप से बनाओ ताकि वो याद रहे। फादर क्या लिखोगे इनके? कैडवेल कुक। अच्छा, जैसे कैडवेल कुक लिखोगे उसके बाद जो प्रिंसिपल कितने अपने सामने? 8। तो अब बार बार प्रिंसिपल नहीं लिखना, बस वो 8 चीजें याद करो जो मैंने तुम्हें बोर्ड पे दिखाई है। सारी चीजें दिमाग में डालो, कॉपी में मत डालो। 8 चीजें क्या क्या जो जो याद आता रहे लिखो, रिकॉल करो मेरे बच्चे, रिकॉल। जरूर कोई सीक्वेंस की कोई नीड नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। एक तो क्या इनेट कुछ लिखा था, नेचुरल कुछ लिखा था, क्रिएटिविटी कुछ लिखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लिखा था, प्लेजर कुछ लिखा था, नेचुरल इंस्टिंक्ट कुछ लिखा, बस यही तो याद करना है, लिखो। और यही दिमाग में छोटे छोटे वर्ड डाल के चलना पेपर अपने बाद। आज के पेपर में कितना मुश्किल लगा जो 30 सवाल, वो 100 सवाल थे जो, क्या लगा क्या कि क्या नंबर कम क्यों आए? उसके पीछे का रीजन क्या लगा? टाइमिंग नहीं, टाइमिंग तो ज्यादा ही थी। हाँ हाँ, आज के टेस्ट की खास बात ये थी कि आज के 2 ऑप्शन आपको फंसा रहे थे। कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है ना? हाँ, तो कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? तो ऐसे सवाल ना जब आपके सामने आ रहे थे और इस सवाल को देखने के बाद तुम्हें याद है यार ये तो यही तो होगा, फिर भी चारों में से कुछ चुन ही नहीं पाए। यहाँ सब बताएंगे सर। चलिए, याद हो गया 8 के 8। अब एक काम करो, भूल जाओ फिर दोबारा से क्या है ये देखो, एक और सवाल लो, देखो क्या लिखा है। अब पेपर में आया सवाल है, तुम्हें लगता होगा मेथड कितने जरूरी कितने नहीं है। सवाल ने क्या पूछा है? प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन मेनी प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट प्रिंसिपल। अब एक बात बताओ, अगर तुम नॉर्मल पढ़ रहे होते तो तुम्हें हमेशा लगता है लॉजिकल थिंकिंग तो सबसे बढ़िया है, ये तो कभी निकल ही नहीं सकता। जब तुम पेपर में जा रहे हो तो ये सवाल आता, तुम कहते ये तो होगा, तुम्हें लगेगा क्रिएटिविटी भी होगा, तुम्हें लगेगा यार प्लेबैक है ये, लेकिन ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट वाला है ना, अब तुम्हें अगर इसके बारे में पता ही ना होता तो तुम इस आंसर को नहीं चुनते, तुम किसको चुनते? इसको। और इसको चुनते, तुम्हारा कितना नंबर जाता? 1.25। याद रखना, एक सवाल 1 नंबर का नहीं, 1.25, क्योंकि गलत है तो 4 जाएगा ही जाएगा। अब इस बात को सोच के चलो कि अगर हमें ये कुछ नई चीजें पता है तो हम अपने आप को दूसरे से थोड़ा सा क्या लेके चलेंगे अलग। और मैंने पहले ही कहा कि मैंने पिछली बार नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने इस बार पढ़ा दिया तो मैंने क्यों क्या देखा। तो जो भी चीजें आती रहेंगी वो मेरी तरफ से मेरा होमवर्क पूरा होगा। बस तुम लोगों का होमवर्क ये होना चाहिए कि जो मैं तुम्हें देता हूँ एटलीस्ट वे घर जाके आराम से क्या है पढ़ लो। अब यहाँ के बाद आपके सामने जो आ जाता है ये क्या है? अच्छा, प्रोजेक्ट कर दिया था किल। क्या था? प्रोजेक्ट क्या हो गया था? किल। तो इसके फादर कौन कहलाते? लिखो जरा, प्रोजेक्ट मेथड के फादर कौन है? किल पैटर्न। चलो, अब मान लो कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया किसी टीचर ने, तो तुम उस प्रोजेक्ट को कैसे करोगे? सोचो। प्ले में तो समझ में आ गया, प्रोजेक्ट को कैसे करोगे? किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे करोगे बताओ? ठीक है, देखो प्रोजेक्ट मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें बच्चा हमेशा सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। जिसका प्रोजेक्ट के लिए जाएगा तो जैसे तुमने कई बार देखो, अभी तुम्हारे लिए ना प्रोजेक्ट मेथड वैसे काम करेगा जैसे अभी जो वो होगा ना पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो टीचर्स लोग जाते हैं, तो जब जाएंगे तो सारी चीजें ना सर्च करेंगे, देखेंगे यहाँ। तो प्रोजेक्ट ना ज्यादातर एक लाइवलीहुड उसमें होता है और क्रिएटिविटी के साथ इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं। बट ऊपर देखो किसने दिया था, इसमें क्या है? इस प्रोजेक्ट का बस एक ही वर्ड लिख लेना है, मोस्ट एक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मोस्ट एक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अगर कभी भी सवाल आ जाए कि मोस्ट एक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग पेडागोजी में कौन सा होता है, तो याद रखना क्या होगा? प्रोजेक्ट मेथड। क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड अपने साथ रोल प्ले भी लेके चलता है, लर्निंग बाय डूइंग भी लेके चलता है, साथ साथ में सिस्टमेटिक अप्रोच भी लेके चलता है, रियल लाइफ, देखो लिखा ना, क्या लिखा है? रियल वर्ल्ड को लेके चलेगा। साथ साथ में बच्चा जो होगा वो क्या करेगा? एक्टिव भी होगा, बच्चा क्या होगा? एंगेज भी होगा। और इसमें देखो क्या लिखा था उस बच्चे ने? हैंड्स ऑन क्या है? लर्निंग। इसमें क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये क्या है? इंडिपेंडेंट और ग्रुप। मतलब जब टीम के साथ जा रहे तो ग्रुप है, नहीं तो सिंगल भी अच्छा
बच्चा क्या कर सकता है, काम। तो जो आपने प्ले में देखा था और प्रोजेक्ट में, दो डिफरेंस याद रखना। प्ले जो होगा वो लगभग ना 3 या 4 साल के बच्चे 3 या 4 साल तक करते हैं, बट प्रोजेक्ट थोड़े से क्या करेंगे, बड़े उस पर करेंगे, जहां पर बच्चे को थोड़ी सी कॉमन सेंस हो, वो चीजों को जानता हो, देखता हो, इस तरह। और इसके बारे में जानने के बाद आपके सामने देखो ये रहा प्रोजेक्ट मेथड में क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान से देख लो। आज हर मेथड को पढ़ाने के पीछे एक रीजन है, मतलब आपको जो मेथड आप आसान समझते थे उससे रिलेटेड सवाल बिल्कुल क्या है, अलग है। वो ये नहीं पूछेगा फादर फादर, देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्यों होगा, प्रॉब्लमेटिक बताना जरा, बड़े समझो। मान लो तुम किसी के घर गए और तुमने कहा कि मैडम हमें प्रोजेक्ट करना है, सामान दो, उसने तुम्हारे मुंह पे गेट बंद कर दिया, है ना, उसने अपने बारे में बताने से मना कर दिया। उसके जो प्रॉब्लमेटिक होगा, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट करोगे उसके अपने क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि उसे करना कैसे है। दूसरा कि तीसरा क्या कहता है, एक्टिविटी, क्योंकि हैंड ऑन एक्टिविटी। चौथा क्या रहे, रियल वर्ल्ड पर है। पांचवा क्या कहता है, भाई आपने प्रोजेक्ट दे दिया लेकिन आप हमेशा मेरे सर पे हैं कि ये करो ये करो, तो फिर प्रोजेक्ट में फिर मेरा जो लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं एक्टिव होगा। उसके बाद क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है आपके मोबाइल में कितनी ऐप होंगी आपके, कुछ ऐप 4, हाँ, किसी के में 4, किसी के में 40। अब एक बात, तुम अगर देखोगे तो जब पूरे हफ्ते की रिपोर्ट देखोगे तो मोबाइल ने कहता है कि आपने लास्ट वीक सबसे ज्यादा इस ऐप को यूज किया था, तो इसका मतलब जो यूज सबसे ज्यादा हो उसकी यूटिलिटी क्या थी, सबसे क्या थी, ज्यादा थी, तो मतलब जिसे आप ज्यादातर यूज करते हैं जिसमें। उसके बाद आगे क्या लिखा होगा है कि भाई एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना, और उसके बाद प्रोजेक्ट क्या है, मेरे व्यूज है, मेरे रहने दो, इस पे कोई ऑटोक्रेटिक ना था। अब आपके सामने आ जाएगा स्टेप ऑफ क्या हो सकते हैं, आज तक तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। किसी को पता है स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट की मेथड क्या हो सकते हैं? स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट में पहले क्या मिल रहा है आपके सामने, क्या होगा, एक सिचुएशन मिलेगी, फिर उसके साथ क्या है, प्रॉब्लम मिलेगी, उसका फिर क्या करेंगे, प्लानिंग, उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूट, और उसके बाद अच्छा एक याद करो तुम लोगों को ऐसे ही कुछ स्टेप PIPDTE मैंने अभी बताया था, उस वाले में क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन वाले में। देखो डेमोन्स्ट्रेशन में जो यहाँ की प्लानिंग थी ये इस नंबर पे कितने पे है, 3rd, और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या थी, पहले। तो इसका मतलब सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड अगर होगा तो आपके सामने क्या होगी कि आप किस पर, जब मैंने आपसे पूछा था कि गाजर का हलवा कैसे बनेगा, तो अब इस सिचुएशन में हम आ जाते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या देनी पड़ेगी, सिचुएशन। उस सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग, उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, और उसको क्या बना देंगे, रिजल्ट। तो अगर कोई भी पूछेगा कि प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप कितने होते हैं तो याद रखना 5। कितने होंगे, 5। और अगर अपन कोई पूछेगा डेमोन्स्ट्रेटिव के कितने थे, 6। अब मेरे बच्चे एक बार तुम खुद आंखें बंद करके सोचो कि अगर मैं तुमसे ये ना पूछ के डेमोन्स्ट्रेशन पे लेके चलूं तो क्या मैं अभी भूला हूं डेमोन्स्ट्रेशन को, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेशन लिखा नहीं, हमने डेमोन्स्ट्रेशन क्या किया है, समझा है। और जितनी आप समझते जाओगे उतना आपको लिखने से क्या होगा, थिंक विदाउट इंक। क्या है, थिंक विदाउट इंक, बस दिमाग में चीजें। तो अपन के पीछे है कुछ नहीं, हमें ये पता चल गया कि इस वाले जो प्रोजेक्ट मेथड होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक सिचुएशन मिलेगी, उस सिचुएशन को क्या करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें उस प्रॉब्लम की क्या सोचें, प्लानिंग होगा, उस प्लानिंग को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, इवेंट। अब मान लो इससे रिलेटेड अगर सवाल कोई आने लगे आपके लाइफ में, तो वो जो सवाल आएगा उसके बाद आप आगे बाद में आएंगे थोड़ा सा। अब आपके सामने कौन सा मेथड है, मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था, पॉज। क्या था, पॉज। थक गए तुम लोग, है ना? अच्छा नहीं सर, और नहीं सर, ये दोनों में अलग तरीका है। जिसको भाई थकान हो जाए अपने साथ ORS का घोल लेके आया कर, है ना, ग्लूकोन डी लेके आया करे, ठीक है। तुम बैठे बैठे थक जाते, हम खड़े खड़े ना थके। जिसको थकान हो रही है वो ध्यान रखे, अगली बार से मान के चले कि जितनी पिछली बार की थकान होगी अगली बार उसमें क्लास ज्यादा होगी। हो सकता है कि इस दिन तुम्हें 5 या 6 घंटे भी क्लास मिल जाए, हो सकता है सुबह बुला के शाम में ही छोड़ूं। तुम जानते नहीं पिछली बार DSSB के बैच का जो PRT था वो कैसे चलता था, वीडियो दिखाऊंगा। सुबह 9 बजे क्लास शुरू करते थे, शाम को 5 बजे छोड़ा करता था, बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक देता था बस। लेकिन अभी बच्चों का स्कोर दिखाऊंगा ना तुम्हें, तो 170 182 कैसे थे कुल। नहीं तुम तैयार नहीं, तुम सो गए, हाँ। और खाना वाना लेके आया करो तुम, ठीक है, बिस्किट विस्किट ये ला। तुम्हारे कंपटीशन कल के बाद तुम जो एडमिशन होगा ना, क्योंकि 22 तारीख से बैच शुरू होगा। आज की क्लास तुम लोगों के लिए इसलिए रखी थी जानबूझ के, मैं तुम लोगों को पहले संभाल लूं।
क्योंकि तुम घबराना मत, है ना, ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो मैं ये याद रखना, अगर भीड़ हो गई और एक ही बैच मतलब दो बने या एक बने जो भी हो, फिर मेरे को भगाना पड़ेगा बैच। समझ रहे हो, भगाना, क्योंकि 4 दिन बाद तुम ही बोल दोगे सर जी पेपर आगा फटाफट खत्म करवाओ। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि एक टॉपिक क्या करूँ, कुछ ना, डॉक्टर बोला कि सारे टेस्ट कर, सब बोल लेके आया कर। उसका है जॉर्ज पोलाया। तो दोनों नाम याद रखना, अलग अलग है, GEORGEPOLY। तो दोनों अलग अलग हैं। अगर उसमें मैथ्स लिखा है तो आपके सामने क्या है, जॉर्ज पोलाया, और अगर नॉर्मल लिखा है तो वो क्या है, सोक्रेटिस है, मतलब सुकरात है। दोनों सवालों के जवाब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मैथमेटिक्स वाला क्या याद रखोगे, मैथ्स वाला जॉर्ज पोलाया, और उसके बाद इनका क्या है, सोक्रेटिस। चलो, इसके बाद इसमें क्या होगा, जो मैंने आपको प्रॉब्लम का मतलब बताया था कि सामने बच्चे कोई प्रॉब्लम आएगी, उसमें बच्चा क्या करेगा, सोचेगा। चलो एक मतलब मैंने कहानी तो सुना दी थी शायद तुम्हें, हाँ नहीं सुनाई थी? तुझे कौन सा पता, कौन से? नहीं, वो अगले आज नहीं सुनाऊंगा, अगले बार सुनाऊंगा। POLY। चलो एक काम कर लेते हैं, मान लो कि तुम्हारे सामने अभी DT+B की वैकेंसी है, और तुरंत ही मान लो तुम्हारे सामने अभी 2 दिन बाद KVS की वैकेंसी आ जाए, तो तुम किस पे फोकस ज्यादा रखोगे? अच्छा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी हैसियत होगा तो DSSB को पार करने वाली नहीं लग रही 1-2 महीने बाद, तो तुम क्या करोगे, तो तुम दल बदल लोगे, इसका मतलब तो तुम्हारे लिए जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास सिलेक्शन है, ये नहीं तो हम क्या कर लेंगे। वो प्रॉब्लम का मतलब हुआ ये वाली बात के साथ अब समस्या आई, या तो उसे पकड़ा जाए, छोड़। मैं बताता हूँ, पिछले 15 नहीं, पिछले 2 महीने से मेरे के साथ ना ऐसी एंजाइटी सी हो रही थी, जिसका मुझे रीजन भी नहीं पता चल रहा था। और मेरा, शायद तुमने अगर कभी पढ़ाते हुए देखा तो वैसे नहीं हैंड शेक कर रहा था, बट ये ना अभी तो बहुत कम हो गया है ना, कई बार से क्या हो रहा है ये वाला। और ये मेरे को ऐसे नहीं लगा कि जब मैं इसे कंट्रोल कर रहा था ना, तो इसके कंट्रोल करने के चक्कर मेरे दूसरे वाले ही मुझे लगने लगा ये हो गया, है ना, दोनों। और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसे लगने लगा कि मेरे दोनों आते शुरू कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरी बॉडी ना जैसे पैरालिसिस है नहीं तो कटने लगी है, तो मैं इतना वहम में जाने लगा, इतना जाने लगा। अब क्या करूं, कुछ ना, डॉक्टर बोला कि सारे टेस्ट करा, मैंने सारे टेस्ट करा, एक ऊपर नीचे सब तक सब करा दिए, उसमें कुछ ना निकला। फिर और टेंशन होगी कि अगर ये नहीं निकला तो अब ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने जब पढ़ी थी स्पेशल एजुकेशन में, तो एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है पार्किंसन डिसीज। तो पार्किंसन डिसीज जो होती है, अब पढ़ रखा तो दिमाग में, पढ़े लिखे आदमी का नुकसान भी तो बहुत ज्यादा है कि उससे सारी चीजें रहते हैं कि ढूंढने की आदत होती है। अब मेरे को लगा वो हो गया, फिर मैंने देखा कि वो बीमारी तो आती है 60-65 साल के बाद। मैं कहा ये वाला भी दौर निकल गया, तो अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर अचानक से जब कह रहा, तो 2 दिन बाद कुछ नहीं कहा, तो मेरी जो नींद थी ना बड़ी एबनॉर्मल हो रखी थी, मतलब नींद मतलब 2 घंटे आई, 3 घंटे इतने आती थी। फिर उसने कुछ नहीं कहा, उस डॉक्टर ने मेरे को बिना बताए मेरे उसको ना रात में उसने क्या है स्लीपिंग पिल दे दी। और जब से 3-4 दिन मेरे को ये तो पता है मैं सोता किस टाइम हूँ, बस सीधा उठता ही क्या हूँ अपना आराम से 7:30-8 बजे से उठता हूँ। लेकिन 3 दिन से मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जो सेविंग था वो थोड़ा सा क्या होने लगा, कम होने लगा। तो इसका मतलब कई बार आपको यही नहीं पता होता कि आपकी बीमारी के पीछे का क्या है रीजन। तो मेरे को प्रॉब्लम तो पता थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं। और उस सॉल्यूशन के बाद उसने क्या किया, अगर उसने मुझे बता दिया होता तुझे नींद की दवाई दे रहा हूँ पहले ही, तो इसका मतलब फिर मैं सोचता कि मेरे को कोई और दूसरी बीमारी है कि नींद की दवाई। फिर मैंने बाद में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तुझे जानबूझ के दी थी, अगर तुझे बता के देता फिर तो एक नई चीज हो जाए कि नींद की दवाई। तो कई बार प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड का सेम बच्चे के साथ होता है कि आप बच्चे की प्रॉब्लम को पता तो कर लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता उसे कैसे क्या करना है सोल्व। अब बच्चे को भी कई बार पता चल जाता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं। तो जब आप बात करते, जैसे आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, या अभी रिसेंटली वो जो मूवी देखी हो ना, कौन सी थी, सितारे जमीन पर, तो इन सारी, या आपने उस मूवी में देखा हो छिछोरे थी या कौन सी थी जिसमें वो बॉल फेंकने वाला था, तो कई बार, हाँ। तो अब देखो, इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम जब भी होगी, सुनो बस याद रखना, प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे पहला दिमाग का काम होता है, दिल का नहीं। हम जब जब किसी प्रॉब्लम में दिल लगाते हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम हमेशा क्या है, बढ़ती जाएगी। और जिस जिस प्रॉब्लम में हम दिमाग लगाते हैं वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कभी दिल नहीं लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, दिमाग। और दिमाग में चीजें आती हैं 3, HMT, हेड माइंड थिंकिंग। तो कभी भी प्रॉब्लम, अब जब भी कहीं प्रॉब्लम सोल्विंग लिखा हो तो उसके ऑप्शंस में हमेशा क्या है, रीजनिंग मिलेगा, थॉट प्रोसेस मिलेगा, इस तरह। अब देखो जरा पढ़ते चलो इसको, तो क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम कॉग्निटिव होगी कि इमोशनल होगी,
हाँ, याद रखना जितने भी कोग्निटिव चीजें होंगी वो प्रॉब्लम में, और जो दिल से जुड़ी फीलिंग है, इमोशन है, इंस्टिंक्ट है, वो सारे के सारे क्या है, इमोशनल। देखो जरा क्या लिखा है, पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, क्या है, फाइंड सॉल्यूशन किसके द्वारा, रीजनिंग दिल की होती है दिमाग की होती है। दूसरी लाइन पढ़ो, उसमें टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेट कर गया, बच्चों को क्या करेगा, एक्टिव। अब कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा दिमाग लगा के करेगा कि दिल लगा के करेगा, दिमाग, मतलब किसी ने किसी के जासूस छोड़ दिया तो जासूस अगर छोड़ा होगा तो दिल से छोड़ा नहीं, तू कुछ मत करियो, बस ऐसे देख ले उसको, कहीं दिखे तो मेरे को बताइयो मत कि वो किसी के साथ था, है ना। मतलब छोड़ भी दर से ये भी ना बताए तो क्या इन्वेस्टिगेशन। एनालाइज करेगा तो क्या, ठीक है कोई नहीं, तू ये मत बताइए वो सुंदर है मैं खराब हूं, ये वाला, मतलब जो भी है। सिंपल याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमेशा किस पर काम करेगी, कॉग्निटिव पर, इफेक्टिव पर काम नहीं करेगी। ये आज तक किसने पढ़ा था, आज तक तुमने प्रोजेक्ट मेथड या प्रॉब्लम सोल्विंग ये तो जाना होगा, लेकिन एक सवाल आ जाता है आपके सामने ब्रेसफोर्ड का, और जो ब्रेसफोर्ड हैं, ब्रेसफोर्ड अपना एक आइडियल मॉडल देते हैं, क्या देते हैं, सवाल ये आएगा कि प्रॉब्लम सोल्विंग का आइडियल जो मॉडल है दैट इज गिवन बाय, तो याद रखना क्या है, ब्रेसफोर्ड। अब आइडियल का मतलब, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई, डी का मतलब डिफाइन, ई का मतलब एक्सप्लोर, ए का मतलब एक्शन, और एल का मतलब क्या है, लुक बैक। तो ये लिख लो एक उस पर जाके, सवाल कैसा आया था वो आगे दिखाऊंगा जाके। देखो अब ना आपके सामने जब ये आएगा कि ये है क्या आइडियल मॉडल जो ब्रेसफोर्ड का है, अब एक काम करो, यहां से पहले क्या पढ़ा था और यहां के बाद क्या पढ़ने उसे छोड़ दो। फिलहाल एक बात है कि ये तो पता चल गया था हम लोग की प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड जो दिया वो किसने दिया था, सोक्रेटिस ने। मैथ वाला किसने दिया था, जॉन। लेकिन सवाल अगर ये आ जाए कि स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग इज गिवन बाय, तो हमारा नॉर्मल क्या होगा, ब्रेसफोर्ड। ब्रेसफोर्ड इसके लिए कौन सा मॉडल देता है, आइडियल। आइडियल मॉडल के साथ वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले आई से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको क्या करो, पहचानो। अब जो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा प्रॉब्लम सोल्विंग स्टेप लिखे आते हैं, कि जब एक सवाल नहीं आता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके अंदर आइडियल के अलावा जो भी नहीं है वो नहीं इन्वॉल्व। आई का मतलब सबसे पहले पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई। जैसे मान लो तुम लोगों को मैथ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ये पता करना कि मैथ के सवालों में प्रॉब्लम क्या है, तो इसके लिए आपसे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई कि क्यों। उसके बाद आप उसे क्या करोगे, डिफाइन। डिफाइन करने के बाद ये कि इसके पीछे के रीजन क्या, उसे क्या करोगे, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के बाद आप उस पर क्या लोगे, एक्शन। और एक्शन करने के बाद लुक बैक कि अब मुझे आया कि मुझे नहीं है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपके सामने देखो ये रहा, आइडेंटिफाई द, डिफाइन द, एक्सप्लोर, सॉल्यूशन, एक्ट ऑन स्ट्रेटेजी, और उसके बाद क्या है, लुक बैक। ये पूरा का पूरा क्या होगा, बस उसे वर्ड में। अब आपके सामने मेरे बच्चे ये क्या आ जाएगा, क्या लिखा है, 3। तो आपके सामने क्या था, अभी मैंने क्या बताया था, वो कोग्निटिव होगा कि अफेक्टिव होगा, प्रॉब्लम हमेशा क्या होगा, कोग्निटिव। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट किया प्रॉब्लम को, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, और उसके बाद क्या है, इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपके सामने कोई 3 पूछेगा कोग्निटिव क्या है, लिख लो ये लाइन लिख लो कि 3 कोग्निटिव एक्टिविटीज इन प्रॉब्लम सोल्विंग, कि प्रॉब्लम सोल्विंग में 3 जो कोग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होंगी। 3 कोग्निटिव एक्टिविटीज इन प्रॉब्लम सोल्विंग, पहली क्या आ जाएगी, बोल के पढ़ा, जो जब मैं बोलूं ना तो साथ बोल। सबसे पहला क्या है, रिप्रेजेंट, दूसरा मेरा क्या जा रहा है, सॉल्यूशन, और तीसरा मेरा क्या है, इम्प्लीमेंट। आज का टेस्ट था प्रॉब्लम सोल्विंग था, तो सबसे पहले टेस्ट जो आया कि हमसे टेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये हमने क्या करा, रिप्रेजेंट। अब उसके लिए अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन सर्च। सॉल्यूशन निकलना नहीं है, सॉल्यूशन क्या करना है, सर्च। उस सॉल्यूशन को जो सर्च करेंगे उसके जो ऑप्शंस आएंगे उन्हें क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। मैंने आज का टेस्ट दिया, मैंने देखा क्या क्या दिक्कत थी, जो जो सवालों में दिक्कत थी उनके सवालों को मैंने कहीं जाके क्या किया, सर्च किया। जैसे ही मैंने उसे सर्च किया वो मेरे दिमाग में आए, और जब अगली बार सवाल आएगा मैं उसे क्या करने वाला हूं, इम्प्लीमेंट करना। तो देखो इम्प्लीमेंट क्या है, सॉल्यूशन, कि इसका मतलब सॉल्यूशन करना नहीं है, सॉल्यूशन के तरीके क्या करने हैं, ढूंढने हैं। अब इसके बाद अगर आपके सामने आ जाता है सवाल, देखो ये क्या लिखा है, अब इसने कहा कि भाई स्टेप जो इन्वॉल्व होंगे प्रॉब्लम सोल्विंग, याद करो प्रॉब्लम सोल्विंग के भी तो स्टेप दिखा के लाया था, आइडियल के बाद दिखाया था। तो उसमें देखो क्या लिखा था, एनालिसिस करना था, उसके बाद अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे क्या कर रहा है, रिलेशनशिप जोड़ना, और टेस्ट जो करना, हाइपोथेसिस मतलब जो नहीं भी सामने है उससे भी लेके क्या परिकल्पना करना, इमेजिनेशन करना। अब अगर इसमें देखोगे तो आंसर देखो क्या है,
तो अगर ऑप्शन 1 2 3 4 वाले हैं और तुम्हें आ गया, देखो ये तो बढ़िया सवाल था, क्योंकि प्रॉब्लम का एनालिसिस किया जाता है, हाँ, प्रॉब्लम के बारे में उसका रिलेशनशिप देखा जाएगा, हाँ, और प्रॉब्लम के बारे में इमेजिनेशन किया जाएगा, हाँ, ये तो तीनों ही क्या थे, सही थे। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट जाओगे तो आपके सामने एक सवाल आ जाता है, ये देखो क्या है, क्या कह रहे हैं, किसमें इन्वॉल्व क्या होगा, एक ऐसी चीज जिस पे हमें पहुंचना है, भाई प्रॉब्लम है, पोज हुआ, रुकावट, रुकावट से आगे बढ़ना, इसका मतलब आगे जाना। दूसरा क्या करता है, ए फेल डिफिकल्टी, कि उस गोल में कहीं ना कहीं कुछ क्या है, दिक्कतें आ रही हैं। और तीसरा क्या है, रीच द गोल, उस पे क्या है, सेटिस्फैक्टरी आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा, ए बी। हु इंट्रोड्यूस आइडियल मॉडल एज ए प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारे पेपर में आया होता, तुम्हें आंसर पता ना होता, फिर कहा, मैंने अभी भी कहा कि आज ना जब इस पीपीटी को, ये कल रात पूरी हुई मेरी पीपीटी, और जब ये पूरी हुई तो मुझे लगा कि इस वाले सवाल के साथ ना, जब मैं क्या करता हूँ सारे सवाल, इसीलिए ना हम फिलहाल मतलब रिसेंटली हम 4 किताब पे काम कर रहे हैं DSSB की। DSSB की एक किताब आएगी वो वाली जिसमें 2000 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन है, और फिर उसके बाद एक है ये प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हमने क्या किया, 21 प्रैक्टिस सेट डाले हैं, जिसमें 7 क्या है इजी मीडियम लेवल है, 7 क्या है फिर थोड़े से डिफिकल्ट वाले, और 7 जो है वो आपके टॉप लेवल वाले होंगे। तो इस तरह फिर एक जो है, एक किताब जो रीजी कर रहे हैं वो, क्योंकि एक किताब इतनी मोटी बनाने का फायदा था नहीं, आपको फिल्टर करके पता चले, तो एक बुक ऐसी है जो ना टॉपिक वाइज बनाई है, जैसे इंटेलिजेंस के टॉपिक से सवाल कितने आए हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी से कितना आए, ये वाला। तो जैसे आज की क्लास में मैं अभी सवाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि अपना आप में पीपीटी क्या है, काफी बड़ी थी, क्योंकि इसके अंदर ही सवाल थे आज। तो इस तरीके से ना कुछ नई नई जो चीजें हैं वो हम क्या करेंगे, अपने DSSB को फिल्टर करके चलेंगे, ताकि हमारे सामने एक बार हो। अब वो कहते हैं ना, बड़ी पुरानी कहावत है, गीदड़ का शिकार करने चले तो हथियार किसके होने चाहिए, शेर के होने चाहिए। तो अपने पास जितना ज्यादा ऑप्शन रख सकते हो उतना। तो इस तरीके से जब मेरे को ये मिलने शुरू हुआ, तो मैं सोच रहा था कि मैंने आज तक कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी को आइडियल मेथड नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज मैं अगर पुराने भी बच्चे बैठे और मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, तो उसका रीजन ये नहीं था कि मैं दिखाना चाहता हूँ नया। अब मेरे सामने आया तो मैंने आपको दिखाया कि ये चीज छोड़नी नहीं है, ये भी क्या आगे लेके चलने। आइडियल की फुल